गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके पहले आप लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, जिसमें हमने आपको एंथर लोब में माइक्रो स्पोरेंजियम के विकास और फिर उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनने की क्रिया को बताया। उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आज हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का बनना और फिर उसके बाद मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का विकास पढ़ा जाएगा। अब हमने आपको कार्पेल्स की संरचना, अंडक की संरचना बताया था। 3 भाग बताए थे। 3 भाग में सबसे नीचे का भाग जो थैलमस से लगा होता है, ओवरी बताई थी, और उस ओवरी के वर्टिकल सेक्शन के द्वारा या एलएस सेक्शन के द्वारा उसमें हमने बीजांड बताया था, और उस बीजांड के अंदर की संरचनाएं बताई थी। तो उसी बीजांड के अंदर की जो संरचनाएं हैं उसी के विकास और उस बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक का विकास, यही मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर जो बीजांड के अंदर जो पूरी संरचना होती है, इसको क्या कहा जाता है? जो पेरेन्काइमेटस ऊतक का बना होता है, न्यूक्लियस, निभाग कहलाता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत सबसे पहले ये बीजांड का एक भाग हो गया। बाहर ये पूरा पेरेन्काइमेटस ऊतक का बना होता है। इन्हीं में एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है, जो अपने बड़े आकार के कारण, गाढ़े जीवद्रव के कारण और स्पष्ट केंद्रक के कारण ये अन्य कोशिकाओं से बिल्कुल अलग दिखने लगती है। इस कोशिका को ही ये हाइपोडर्मिस में, माने त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस से ये विकसित होता है हाइपोडर्मिस में, और इसे आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ओरियल सेल कहा जाता है। ठीक, आर्किस्पोरियल सेल ये हाइपोडर्मिस के में विकसित होता है और ये अन्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है बीजांड के अंदर, न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ये आर्किस्पोरियल सेल एक पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होता है और विभाजित होकर के बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल्स और
भीतर की तरफ मेगास्पोर्स मदर सेल बनाती है। किस विभाजन द्वारा? पेरिक्लाइनल डिवीजन की द्वारा। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया था कि बाह्य भित्ति के समांतर जब विभाजित होती है तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है, और इस कारण ये एक कोशिका बाहर की तरफ और एक कोशिका अंदर की तरफ काटती है। तो बाहर की तरफ वाला प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है, और भीतर की तरफ प्राइमरी मेगास्पोरो जिनस सेल बना लेती है। ठीक, अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है यानी पीपीसी, ये एक दो विभाजन द्वारा विभाजित होती है अथवा बिना विभाजन के ही इसी प्रकार रहती है, क्योंकि इसके द्वारा एम्ब्रियो सैक के बाहर भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसलिए ये पीपीसी सेल जो है विभाजन के बाद अथवा बिना विभाजन के ही ऐसे रहती है। और मेगास्पोरोजीनस सेल जो है अब स्पोर मदर सेल बना लेती है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है, और फिर ये मेगास्पोर मदर सेल एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं। 4 मेगास्पोर बना लेते। हाँ, तो मैं बताया कि मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। तो चूंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से हो रहा है, इसलिए ये जो मेगास्पोर्स बनेंगे इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, n 2n से n गुणसूत्र यानी गैमेटोफाइट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो 4 मेगास्पोर यानी टेट्राड जो बनते हैं ये सदैव एक सीध में एक लाइन में स्थित होते हैं, लीनियर टेट्राड में स्थित होते हैं, लीनियर टेट्राड बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ये टीके अथवा उल्टे टीके रूप में भी व्यवस्थित होते हैं, यानी कि कभी कभी ये टी शेप टेट्राड भी बनाते हैं अथवा उल्टे टी शेप्ड टेट्राड बनाते हैं। अब इस जो टेट्राड बना है इसमें 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं। 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही क्रियाशील मेगास्पोर बचता है, और वो क्रियाशील स्पोर प्रायः निभाग की तरफ होता है, पीछे की तरफ निभाग की ओर स्थित होता है, और बाकी के 3 जो है वो डिजेनरेट्स हो जाते हैं।
जैसे ये मैं बना रहा हूँ। 3 डीजेनरेट्स हो गए और एक जो है ये सक्रिय फंक्शनल मेगास्पोर, और ये 3 जो है डी जेनरेटेड। ठीक, 3 जो है डीजेनरेटेड हो जाते हैं और एक जो है वो फंक्शनल होकर सक्रिय हो जाता है और इसी से चल करके एम्ब्रियो सैक का विकास होता है। अब एम्ब्रियो सैक के विकास की बात करें, अब इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक, या इसी को फीमेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स बना, ये पोषण प्राप्त करके, और इसे पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? वही बीजांड के न्यूसीलस से ही प्राप्त होता है। ये वृद्धि करके, पोषण प्राप्त करके वृद्धि करके न्यूसीलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। फंक्शनल मेगास्पोर्स। ठीक, और अब इसका केंद्रक विभाजित होता है सूत्री विभाजन द्वारा, क्योंकि एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, तो अब जो भी विभाजन होगा वो सूत्री विभाजन होगा। 2 केंद्रक बना लेते हैं। मेगास्पोर डिवाइड होकर के 2 केंद्रक, और ये दोनों केंद्रक, इनमें से एक जो है चलाजा की तरफ और दूसरा जो है माइक्रोपाइल की तरफ के ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। ये केंद्रक और एक इस ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। फिर दोनों केंद्रक विभाजित होते हैं वही सूत्री विभाजन द्वारा, और दोनों ध्रुव पर 2-2 केंद्रक हो जाते हैं, और पुनः ये केंद्रक विभाजित होते हैं और दोनों ध्रुव पर 4-4 केंद्रक बना लेते हैं। ठीक, अब इन 4 केंद्रकों में एक एक केंद्रक एम्ब्रियो सैक के मध्य में आ जाते हैं। इन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। इन्हें जो मध्य की ओर आ जाते हैं इन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। शेष दोनों ध्रुव पर 3-3 केंद्रक स्थित होते हैं। फिर माइक्रोपाइल की तरफ की केंद्रक के चारों तरफ भित्ति का निर्माण होकर के ये कोशिका बना लेते हैं।
और माइक्रोपाइल्स की तरफ तीनों कोशिकाएं मिल करके एग ऑपरेटस का निर्माण करते हैं। एग ऑपरेटस का निर्माण करते हैं। इस एग ऑपरेटस में एक बड़ी मध्य में स्थित होती है कोशिका, जिसे एग सेल, और दो इसके पार्श्व में स्थित होते हैं जिन्हें सिनर्जिट सेल कहते हैं। सिनर्जिट्स या सिनर्जिट सेल। और मध्य के दोनों केंद्रक आपस में मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। और ऊपर की तरफ यानी कलेजा की तरफ जो स्थित होते हैं, उनके तीनों कोशिकाएं प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। अब हम आपको टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक या गैमेटोफाइट बताते हैं। तो मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने में कितने मेगास्पोर्स भाग लेते हैं, इनके आधार पे, तथा एम्ब्रियो सैक कितने कोशिका अथवा केंद्रक से बनता है, इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। नंबर 1 मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नंबर 2 बाइस्पोरिक। और नंबर 3 टेट्रास्पोरिक। ये 3 प्रकार के एम्ब्रियो सैक्स का विकास होता है, और इनको 3 विकास के आधार पे इस तरह से 3 उसमें बांटा जा सकता है। मोनोस्पोरिक्स। तो मोनोस्पोरिक्स का विकास एक सक्रिय मेगास्पोर से होता है। एम्ब्रियो सैक का विकास केवल एक एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक में होता है। तो ये मेगास्पोरिक कहलाते हैं। अब इसमें भी 2 हो जाते हैं, मोनोस्पोरिक एट न्यूक्लियस और मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियस।
ठीक। तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस ये अधिकांश में होता है। और अभी जो हमने विकास पढ़ा जिसमें आपने देखा कि इसमें 8 केंद्रक बनते हैं जिनमें दोनों ध्रुव पर 3-3 कोशिकाएं बन जाती है और बीच में एक, यानी कि 7 कोशिका अथवा 8 केंद्रक होते हैं। तो ऐसे को मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस या 7 सेल 8 न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये पाया जाता है समानता सभी में। ये समानता इसलिए इसको जो है पॉलीगोनम टाइप का कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप का ये कहलाता है। ठीक है। दूसरा मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियस, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियस बने। इसका भी विकास एक ही मेगास्पोर्स मदर सेल से होता है, एक ही मेगास्पोर्स मदर सेल से होता है, या मेगास्पोर्स से एम्ब्रियोसैक बनने में होता है। लेकिन इसमें केवल 4 न्यूक्लियस होते हैं, इनमें केवल 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो ऐसे को मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है ओइनोथेरा, ओइनोथेरा में। ठीक। बाइस्पोरिक 8 केंद्रक, बाइस्पोरिक 8 केंद्रक। तो जैसा कि कहा गया है कि ये बाइस्पोरिक्स है। बाई माने 2 स्पोर्स से इसमें जो है एम्ब्रियोसैक का विकास होता है, 2 से इसमें विकास होता है और इसमें जो है 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक। जैसे प्याज में, इसका उदाहरण प्याज है। और तीसरे प्रकार का है टेट्रास्पोरिक, तीसरे प्रकार का टेट्रास्पोरिक। टेट्रा माने 4, स्पोर 4 सक्रिय, माने जो मेगा स्पोर मदर सेल से जो 4 स्पोर्स बनते हैं, यानी टेट्राड जो बनते हैं वो 4 के चारों एक एम्ब्रियोसैक के विकास में भाग लेते हैं। तो जिसमें 8 न्यूक्लियस या 16 न्यूक्लियस होते हैं, 8 केंद्रक या 16 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक्स जो कि उनके विकास के आधार पर आधारित है बताया। तो इस तरह से मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस बता दिया हूँ। अब मेगास्पोरोजेनेसिस से मैं एम्ब्रियोसैक में, हाँ, और ये एम्ब्रियोसैक के विकास में ये जो मध्य में होता है इसको एग सेल और oosphere, एग सेल और oosphere कहते हैं।
ये जो एम्ब्रियो शैक है ये जो है फीमेल गैमिटोफाइट होता है, और ये कह सकते हैं कि फीमेल गैमिटोफाइट का प्रथम कोशिका होती है। जो सक्रिय मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमिटोफाइट का प्रथम कोशिका होती है, और इसी से पूरे फीमेल गैमिटोफाइट का विकास यानी एम्ब्रियो शैक का विकास होता है। धन्यवाद।